गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अध्याय है हिंदी व्याकरण कक्षा 8, इसका सबसे पहला जो अध्याय है वो है अध्याय 1 भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, इसमें हम देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं या भाषा की परिभाषा दीजिए। क्योंकि जो 8वीं क्लास है उसका जो स्टैंड है वो ऐसा रहता है कि उसमें जो क्वेश्चन जो है वो परिभाषा के रूप में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने जो है इस अध्याय को परिभाषाओं के रूप में निकालकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले जो अध्याय है इसमें अपन बात करेंगे कि भाषा क्या है। अगर मैं इसको मौखिक रूप से बोलूं तो भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। वो दो माध्यम हो सकता है, लिखित मौखिक और सांकेतिक, लेकिन हिंदी में विशेष रूप सांकेतिक नाम मात्र दो को मुख्य माना गया है, बोलकर या लिखकर। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा की परिभाषा अपने मन के भावों विचारों को जिस माध्यम से दूसरों के सामने बोलकर लिखकर प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आ रहा है, कोई भाव उठ रहा है, तो उसको व्यक्त करने के लिए किसी न किसी माध्यम का सहारा लेगा या जिन संकेतों का सहारा लेगा वो उन संकेतों को क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे। उस माध्यम को क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अपने मन के भाव विचारों को जिस माध्यम से दूसरों के सामने बोलकर लेकर प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं भाषा के भेद। भाषा के भेद, भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। वैसे तो होती 3 प्रकार की है, लेकिन आज मुख्य रूप से 2 प्रकार की, लिखित मौखिक भाषा व दूसरी लिखित भाषा। एक और होती है तीसरी जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा। में संकेतों की बात की जाती है जिसमें आपके ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है। पहली भाषा है मौखिक भाषा। मौखिक यानी मुंह से बोलकर, यानी अपने मन के भाव विचारों को अगर आप बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हो तो वह आपकी कौन सी भाषा हो जाएगी, आपकी मौखिक भाषा हो जाएगी। इसके बाद दूसरी भाषा की बात करते हैं जिसका नाम है लिखित भाषा। कि आपके मन में कोई विचार है, कोई भाव उठ रहे हैं, आप उसको बोलकर नहीं लिखकर, बोलने की बजाय आप उसको क्या कर रहे हो, लिखकर प्रकट करते हो, तो आपके वो कैसी हो जाएगी, लिखित भाषा हो जाएगी। इसलिए मन के भाव विचारों को लिखकर प्रकट करना ही क्या कहलाएगा, आपका लिखित भाषा कहलाएगी। इसके बाद देखते हैं बोली। बोली वैसे तो भाषा का ये उपनाम है बोली, लेकिन जो बोलियां हैं कुछ क्षेत्र विशेष की कुछ क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, जबकि भाषा का संबंध थोड़ा बड़ा होता है। बोली का जो संबंध है वो किसी क्षेत्र विशेष से होता है। इसलिए मैंने लिखा भी है किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, फिर उस राजस्थान के अलग अलग जिलों में, जैसे मारवाड़ में मारवाड़ी, मेवाड़ में मेवाड़ी, और आपके जयपुर में ढूंढाड़ी, ऐसे अलवर में मेवाती, ऐसे अलग अलग बोलियां होती है जो कि बोली की उपबोलियां, यानी भाषा की जो उपबोलियां होती है वो इस बोली में आती है। इसके बाद देखते हैं लिपि। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखने का तरीका, लिखने का तरीका। लिपि जैसे इसमें लिखा है भाषा को लिखित रूप देने का काम लिपि ही करती है, या भाषा में ध्वनि चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाती है, कहलाता है। लिखने का ढंग क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है, लिपि कहलाती है। भाषा को लिखित रूप देने का काम लिपि करती है, या भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने का जो ढंग है वो लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी
हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और पंजाबी की गुरुमुखी, ऐसे अंग्रेजी की रोमन। तो इस प्रकार से जो है हर भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है, उसके कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, उनको जो लिखने का तरीका है वो आपका क्या कहलाएगा, लिपि कहलाएगी। इसके बाद है भाषा के अंग। भाषा के अंग यानी भाषा के कितने अंग है, तो सबसे पहला है आपकी ध्वनि। सबसे पहले है ध्वनि, मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज। अभी मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ ये क्या आपको एक ध्वनि है और जो आपके कानों द्वारा आपको सुनाई दे रही है। यानी मुख से जो भी चीज निकलती है या किसी वाद्य यंत्र से जो झनकार निकलती है या कोई चिन्ह निकलते हैं या कोई जो भी है वो किस में व्यक्त करेंगे आपको, तो ध्वनि में। इसके बाद आता है अक्षर, उसके बाद आता है शब्द, उसके बाद आता है वाक्य। वैसे तो ये तीन ही प्रमुख है, अक्षर या वर्ण, शब्द या वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या चिन्हों को क्या कहेंगे अपन, अक्षर या वर्ण कहते हैं। या मैं इसको यह कहूं कि भाषा की से शुरुआती इकाई या सबसे छोटी इकाई को क्या आपका वर्ण या अक्षर, जैसे क, च, ट, त, प, व, ठीक है। इस प्रकार इसके बाद दूसरा आता है शब्द, यानी वर्णों अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे अपन, शब्द कहेंगे। वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। या मैं कहूं कि भाषा की कोई भी भाषा तो उसकी मध्यम इकाई यानी भाषा की जो मध्यम इकाई है वो क्या कहलाएगी, आपकी शब्द कहलाएगी। जैसे इन्होंने उदाहरण लिया भारत, ठीक है। भारत एक शब्द है, ये जो है आपके भय प्लस आ प्लस रह, यहाँ पे हलन है, हलन फिर से मिलकर बना है। यानी अलग अलग वर्णों को जब मिला दिया गया तो आपका क्या बन गया, एक शब्द बन गया और शब्द बना भारत। उसी प्रकार हिमालय, गंगा और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके बाद आता है आपका वाक्य। अगला जो है अंग है वाक्य। इसके बारे में कहा जाता है कि ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। भाषा की क्या है बच्चों, सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। जैसे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कोई शब्द है, उन दो चार शब्दों का जो समूह है उसको क्या कहेंगे अपन, वाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण दे रखा है आपके सामने, राम पुस्तक पढ़ता है। राम एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ता एक शब्द है, एक शब्द है। इनका एक सार्थक समूह यानी सार्थक अर्थ निकल रहा है। यानी इस लाइन से, इस वाक्य को पढ़ने से अपन को कोई बात पता चल रही है, कोई अर्थ समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे अपन, वाक्य कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला है आपका, भाषा के बाद अगला है आपका व्याकरण। कि जो अपन आपकी जो व्याकरण है वो क्या है या व्याकरण किसे कहेंगे, तो हम देखते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है, परिभाषा से देखते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आता हो या उसका ज्ञान प्राप्त होता हो, ज्ञान है, ज्ञान कराता हो। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना ही क्या है आपका, लिखना ही क्या है आपका व्याकरण है। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना ही क्या है, बोलना ही क्या है, व्याकरण है। क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट व्याकरण के विभाग, क्योंकि आप ऊपर ही पढ़ के आए हैं वही अक्षर, वर्ण और वाक्य, अक्षर, शब्द और वाक्य। यहाँ पे वर्ण विचार यानी इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। पहला वर्ण विचार कि व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के बारे में विचार किया जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ण विचार कहलाएगा। जैसे इसमें अध्ययन किसका करेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान का, या जो वर्ण वो किसके मेल से बने हुए हैं, किन वर्णों के मेल से मिलकर बना हुआ है, तो ये आपका जो है किसमें हो जाएगा, वर्ण विचार में। उसी प्रकार अगला आपका शब्द विचार। शब्द विचार व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के बारे में विचार किया जाता है, यानी व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के बारे में विचार किया जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, शब्द विचार हो जाएगा। जैसे शब्दों का बनाना, बनना, उनका विकास और अर्थ,
यानी शब्द किन से मिलकर, किन वर्णों से मिलकर बने, उनका अर्थ क्या है, उनका विकास कैसे हुआ, कौन सी भाषा से जो शब्द निकले हैं या कौन सी भाषा से उनका विकास हुआ है, इन सब का जो अध्ययन है वो किसमें करते हैं, शब्द विचार में किया जाता है। इसके बाद आता पद या रूप। पद या रूप, इसमें शब्दों के पद के बारे में विचार किया जाता है। इसमें शब्दों के पद के बारे में विचार किया जाता है कि कौन सा शब्द किस क्रम में होना चाहिए या कैसे क्रम में आना चाहिए। जैसे रूप में परिवर्तन, रचना और भेद, ये सब जो है इन सब का जो अध्ययन है वो पद व रूप के अनुसार किया जाता है। जैसे मैं इसमें समझाने की बात करूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम जो आपका कर्ता, पुस्तक कर्म और पढ़ता है क्रिया और है उसकी सहायक क्रिया, एक कर्म में है। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया होती है, तो एक कर्म हो गया पद यानी कर्म के रूप में। इसलिए शब्दों के पद के बारे में जहाँ विचार किया जाता है वो आपको क्या कहलाएगा, पद या रूप विचार कहलाएगा। इसके बाद करते हैं वाक्य विचार। व्याकरण के जिस भाग में वाक्य के बारे में विचार किया जाता है उसे क्या कहेंगे, वाक्य विचार कहेंगे। जैसे वाक्य के भेद, गठन और पारस्परिक संबंध आदि की जो वाक्य है उसके कौन कौन से भेद हैं, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, तो ये सारी बातें जो है आपके इसे वाक्य विचार में आती है। इसी के साथ जो है आपका एक पहला छोटा सा अध्याय था जो हमने देखा। इसके बाद जो अगला अध्याय है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।